बच्चे लोग, इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों का एक तो छोटा सा टॉपिक था, 2 पेज का, वो रह गया था। यानी कि इंडियन इकोनॉमी में एक कंपैरिजन बोल के एक चैप्टर है, मतलब इंडिया एंड इट्स नाइबर। यानी कि भारत जो है, जैसे कि आप लोग इस मैप में देख रहे हैं, ये इंडिया है और इंडिया के अगल बगल का जो पड़ोसी है, यानी कि चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो और इधर श्रीलंका। तो ये सब जो पड़ोसी देश है, उसके साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन कैसा है, या इंडिया का इकोनॉमी उन लोगों के इकोनॉमी से कितना बेहतर है, या कौन कितना दूरी पे है, और किसका क्या बेनिफिट्स है नहीं है, ये सब बातें यहाँ पे होंगी। तो इस चैप्टर में क्या है कि इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। इंडिया एक एशियन कंट्री है, और इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश है वो सब एशियन कंट्री है। बट इस एशियन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज है जैसे कि जिसका बॉर्डर हम लोगों के साथ कनेक्ट करता है। जैसे इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विथ 7 कंट्री एंड क्या है मैरी टाइम बॉर्डर विथ 2 कंट्री। इंडियाज रिलेशन विथ नाइबरिंग कंट्री हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमी। इंडिया का रिलेशनशिप जो है किसी भी इकोनॉमी के साथ बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, फॉर दोनों रीजन से, सिक्योरिटी पर्पस से भी और ट्रेड पर्पस से भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमारे इंडिया के किस साइड में है, वेस्ट साइड में पड़ता है, और इसका बॉर्डर लगभग 3,323 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें तो ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, और ये 106 किलोमीटर ही इसका बॉर्डर हमारे साथ कनेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंडिया का पोर्शन है, इसके साथ ही जितना कनेक्शन होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर इधर इस इलाका पे पाकिस्तान आ गया। तो यहाँ पे जो ये जोन है ना, बस इतना सा ही कनेक्शन अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है। ठीक है, और पाकिस्तान का क्या है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है। चाइना के साथ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 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 सब चाइना है। तो चाइना देखो सबसे ज़्यादा है ना, 3,488 किलोमीटर, और ये इंडिया के किस साइड में है, नॉर्थ साइड में है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में सबसे बड़ा माउंटेन भी है वर्ल्ड का, दैट इज हिमालयन माउंटेन। ओके, नेपाल, चाइना के बाद आता है नेपाल। नेपाल का जो बॉर्डर है वो ये छोटा सा बॉर्डर है, लेकिन देखो इस ये जो इतना छोटा बॉर्डर है, उसके बाद अफगानिस्तान का बॉर्डर उससे भी छोटा है, मात्र 106 किलोमीटर। तो नेपाल का बॉर्डर कितना है, 1751 किलोमीटर। भूटान का बॉर्डर भी छोटा है बहुत, यानी 699 किलोमीटर। बांग्लादेश का बॉर्डर हमको लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, घूम फिरा के है यहाँ। ठीक है ना, बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे बड़ा होने का रीज़न है क्योंकि बांग्लादेश तो पहले इंडिया के अंदर ही था। ठीक है, 4096 किलोमीटर। म्यांमार है 1643, ये दोनों ईस्ट साइड में है। श्रीलंका और मालदीव्स जो है, ये दोनों जो है ये ज़मीन के साथ नहीं बल्कि पानी के साथ कनेक्शन बनाता है। ठीक है, और ये साउथ साइड में, ये साउथ वेस्ट साइड में। ठीक है, अब बॉर्डर डिस्प्यूट का कहानी, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट इशू जम्मू एंड कश्मीर से है। ठीक है, इंडिया चाइना का डिस्प्यूट जो है अक्साई चीन से है, यानी अरुणाचल प्रदेश पे है। तो हम चाइना वाला लोग जो है ना, वो लोग अरुणाचल प्रदेश को चाइना में दिखाता है, गोंडोगोल चल रहा है। अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन तो मतलब जो हम लोग का ऊपर का पार्ट है ना, ये पार्ट जो है
पाकिस्तान अपने में दिखाता है, इसको बोलता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये है, ये वाला जो पार्ट है इसको चाइना अपने में दिखाता है, चाइना बोलता है ये मेरा है, ठीक है। अक्साई चीन, जैसे पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसी तरह से अक्साई चीन है यानी ऑक्युपाइड बाय चाइना, ठीक। अब आता है इंडिया नेपाल, इसका भी डिस्प्यूट है ओवर काला पानी और पुलकेश सुस्ता बोल के जगह है, उस पे इन लोगों का जो व्यू है वो अलग अलग है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस इंडियाज नाइबरहुड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स की। तो नाइबरिंग कंट्री आर इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडिया का फॉरेन ट्रेड के लिए जो इंडिया का पड़ोसी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा क्या है ना, इम्पोर्टेंट रखता है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है सिक्योरिटी पर्पस से। जैसे कि तुम लोग देखोगे कि अमेरिका जो है किसी भी कंट्री के ऊपर, अभी जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो किसी भी कंट्री के ऊपर जब अटैक कर रहा है अमेरिका, तो अमेरिका किस तरह से अटैक कर रहा है, वहाँ पे जिस कंट्री के साथ रिलेशन उसका अच्छा है उस कंट्री से बेस बना के वहाँ पे अटैक कर रहा है। क्योंकि किसी भी कंट्री के साथ अमेरिका का लड़ाई कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा आज तक मिसाइल नहीं बना कि अमेरिका अपना वहाँ से मारेगा और जाके किसी दूसरे कंट्री में गिरेगा, क्योंकि वो बहुत दूर रहता है, यानी ग्लोब का जो है ना एकदम पीछे वाला इलाका है। तो ऐसा तो हमको लगता नहीं कि कोई भी मिसाइल, कोई भी बम बना है कि इतना दूर तक का दूरी तय करे। तो उसको लड़ाई करने के लिए अपना सेना वेना लेके क्या करना पड़ता है, एयर स्ट्राइक मारना पड़ता है, या फिर उसको नेवी से या किसी भी तरीके से जब वो करता है तो उसको किसी दूसरे कंट्री में अपना एयर बेस बना के लड़ाई करना पड़ता है। वो डायरेक्ट अपने एयरबेस से लड़ाई करने जाएगा तो नहीं सकेगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई है, लाहौर से स्टार्ट करेगा तो कश्मीर में लड़ाई हो जाएगा, यहाँ जम्मू कश्मीर से करेगा, पंजाब से करेगा तो पाकिस्तान का बॉर्डर दिखेगा, वहाँ लड़ाई हो जाएगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, जो भी अगल बगल है, ये सबसे लड़ाई करना पॉसिबल है। लेकिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ये सब जगह में जाके कोई लड़ाई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों कर नहीं पाएगा? क्योंकि उसका भौगोलिक परिस्थिति ऐसा नहीं है ना भाई। ऐसा कोई चीज़ थोड़ी, यहाँ मंत्र थोड़ी है काला जादू चल रहा है, यहाँ से ओम नमः शिवाय कर दिया, वहाँ जाके बम फट गया, ऐसा तो है नहीं सिस्टम, ठीक। तो सिक्योरिटी पर्पस से अगर तुम्हारा नाइबरिंग कंट्री से अच्छा बनता है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि इंडिया क्रूड ऑयल विदेश से महंगा खरीदता है, उसको रिफाइन करके इंडिया वालों को महंगा में बेचता है, वही इंडिया से नेपाल इंपोर्ट करता है, भूटान इंपोर्ट करता है, उसके बाद भी वहाँ पे इंडिया से सस्ता में ऑयल मिल जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन लोगों को ये लगता है कि हाँ, इंडिया में जो चीज़ खुद महंगा मिलता है वो इंडिया हम लोगों को सस्ता में दे रहा है, इसीलिए उसको लगता है कि इंडिया के ऊपर हम डिपेंडेंट है। यानी इंडिया जब उस किसी भी कंट्री का जो पीस और स्टेबिलिटी होता है वो उस कंट्री के नाइबरहुड के कारण होता है। अगर तुम्हारे घर के बगल में कोई बदमाश टाइप का आदमी रहने आ जाए, वो तो तुम्हारा खा नहीं रहा, तुम्हारा पी नहीं रहा, तुमको चिल्ला नहीं रहा है, वो अपने घर में ही दिन रात लड़ाई करे, अपना बाल बच्चा से, बीवी से परेशान है, चिल्ला मिल्ली कर रहा है, तो उस चिल्ला मिल्ली का असर किसके ऊपर पड़ेगा? उसका परिवार तो अपने आप इन्फेक्टेड है, तभी तो वो आपस में लड़ रहा है। लेकिन उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? पड़ोसी के ऊपर। तो पड़ोसी अगर अच्छा होगा तो तुम्हारे ऊपर क्या पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो उसी लिए अगर उन लोगों को सस्ता में दे देता है तो वो लोग क्या, इंडिया का अधीन रहेगा, इंडिया के साथ झमेला नहीं करेगा। और कल को कोई एनिमी कंट्री इंडिया के साथ बदमाशी करने आएगा तो वो लोग इंडिया को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, इंडिया के अगेंस्ट में एयरबेस नहीं दे देगा कि आओ भाई आओ लड़ाई करो, मेरा एयरबेस ले लो और इंडिया के ऊपर बम मारो। समझ में आया? तो ये सब बात हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है ना। इन नाइबरहुड इंश्योर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ठीक। उसके बाद एनर्जी कॉरपोरेशन, देखो
कंट्री लाइक म्यांमार, ईरान वाया नाइबर, मतलब ईरान जो है वो म्यांमार के थ्रू हम लोगों को क्रूड ऑयल वगैरह देता है। एंड सेंट्रल एशिया सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस, मतलब तुम देखोगे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, ये सब जितना भी कुवैत उवैत है, ये सब एनर्जी रिसोर्सेस का बहुत बड़ा, मतलब बोलेगा तो वो लोग का योगदान बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि वो लोग जब ये चीज़ प्रोवाइड करता है अदर कंट्री को, तो बहुत, जैसे तुम देखेगा इंडिया में नहीं, बहुत सारे कंट्री में डिपेंडेंसी ऑफ ऑयल जो है वो लोग धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। लेकिन इन लोगों के पास जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो ऑयल से ही हुआ है, क्योंकि ये लोग के पास ऑयल का ही खदान होता था, ठीक है ना। तो जितने भी ईरान वगैरह साइड के लोग हैं या सऊदी अरबिया है, ये लोग बहुत ज़्यादा तेल का रिजर्विंग रखा है, जिससे हम हर कंट्री को डिपेंडेंसी अपने ऊपर ये लोग एक समय में लाया, ठीक है। अब क्या है, कनेक्टिविटी, रोड हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया, सी कनेक्टिविटी प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम लोग का अगर इकोनॉमी ग्रोथ करना है तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को कनेक्टिविटी को डेवलप करना पड़ेगा। और कनेक्टिविटी डेवलप करने का मतलब क्या है, अगर हम मान लो जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पे मैप में आओ, हमको जाना है अफ़गानिस्तान। इफ़ माई रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड एज पाकिस्तान, तो हम यहाँ से अगर मेरा कोई प्लेन जाएगा तो वो ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाके ऐसे जाना पड़ेगा, है ना, या यहाँ से यहाँ जाना होगा, फिर ऐसे इंटर करना पड़ेगा। शॉर्टकट वो नहीं ले पाएगा। बात समझ आ रहा है, अगर यहाँ पे भी है तो ऐसे नहीं जाएगा, उसको ऐसे जाके ऐसे जाना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ है, अगर मेरा किसी दूसरे नाइबर के साथ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अच्छा रिलेशन रहेगा, तो हमको ट्रेड करने में, व्यापार करने में कोई असुविधा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कल्चर, पीपल्स, पीपल टाइज, मतलब हिस्टोरिकल कल्चर, सोशल लिंकेज स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप। बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ का सोशल कल्चर, जैसे तुम देखो इंडिया का रसिया के साथ बहुत अच्छा बनता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तुम देखो बहुत सारा रसियन लोग जो है वो हिंदुज़म को अपनाता है, ठीक है ना। रसिया कंट्री में जाओगे, इस्कॉन देखे ना, इस्कॉन, रसिया में इस्कॉन बहुत बड़ा, इस्कॉन का ये है, वो लोग हरे रामा हरे कृष्णा वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा है। फिर रीजनल कोऑपरेशन भी है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लाइक सार्क, BMSTT, SCO, ये सब मिल के क्या है, आपस में ग्रोथ करता है। जैसे हम लोगों को पता है WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो किस लिए बना कि वर्ल्ड के जो भी WTO का मेंबर है या जो नाटो का मेंबर है, वो आपस में लड़ाई ना करे, बल्कि साथ साथ जाके एक साथ ग्रोथ करे, डेवलप करे। समझ में आया। अब देखो इकोनॉमिक ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन, तो देखो यहाँ क्या बोला है, देयर इज ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। तो पहले आ जाओ, पाकिस्तानी दे दिया है पहले। हिस्टोरिक टाई बट पॉलिटिकल इशू, अगर हिस्टोरिक देखा जाए तो इंडिया का पाकिस्तान में हिस्टोरिक बहुत सारा कनेक्टिविटी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे पंजाब इंडिया में है ना, पंजाब तुम्हारा पाकिस्तान में भी है, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं मालूम, किसी को पता है पंजाब का राजधानी कौन है, देखो इंडिया में पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है। लेकिन बिफोर 1947 पंजाब का राजधानी क्या था, 1947 के बाद, आज़ादी के बाद तो पंजाब का टुकड़ा हो गया ना। पंजाब पहले, आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चला गया, जहाँ पे लाहौर भी आता है, ठीक है। तो पहले लाहौर जो था वो पंजाब का, मतलब बोल सकते हैं कैपिटल था। और वो लाहौर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा
डेवलप्ड सिटी है, ठीक है। तो पाकिस्तान में लाहौर ही सबसे अच्छा माना जाता है बेसिकली। दो चार उसमें शहर है, कराची है, लाहौर है, और क्या, इस्लामाबाद है, जेकोबाबाद है, लेकिन सबसे सबसे ज़्यादा वहाँ पे लाहौर को ही बोला जाता है। जैसे मान लो इंडिया का बैंगलोर या दिल्ली बोलोगे, जो बॉम्बे बोलोगे, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उस हिसाब से लाहौर था। तो बेसिकली वहाँ पे ट्रेड इंक्लूड किसके ऊपर था? टेक्सटाइल के ऊपर था, केमिकल के ऊपर था, फार्मास्यूटिकल के ऊपर था, ठीक है। और ओकेजनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, इसमें कुछ कुछ चीज़ों पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, ठीक है। अफगानिस्तान में स्ट्रॉन्ग कल्चर लिंक है, तो छवारा पोर्ट कनेक्टिविटी बेनिफिट फॉर इंडिया, ट्रेड इन ग्रेन ड्राई फ्रूट्स, अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट्स खजूर हो गया, ठीक है, वो बादाम हो गया, बहुत सारा चीज़ वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। ड्राई फ्रूट्स के मामला में अफगानिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड करता है। चाइना इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंपोर्ट करता है इंडिया मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ठीक है। एक्सपोर्ट करता है आयरन और कॉटन, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नेपाल ओपन बॉर्डर पॉलिसी है, यहाँ पे इंडिया जब जाता है तो कोई वीज़ा वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इवन तुम साइकिल से भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। एक पैर तुम्हारा इंडिया, एक पैर पाकिस्तान मतलब नेपाल में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? तो देखो, उसके बाद क्या है? ट्रेड इन फूड ग्रेन, पेट्रोलियम व्हीकल्स, ठीक है, पेट्रोलियम एंड व्हीकल्स ऑल्सो, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड किसके ऊपर होता है? टाई के ऊपर। यहाँ कॉटन टेक्सटाइल का, कॉटन यान का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। मशीनरीज, जूट इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा था। फिश, इलिश माछ बांग्लादेशेर, पद्मा इलिश, ठीक है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है, बांग्लादेश से इंडिया का कनेक्टिविटी भी बहुत आसान है। इवन तुम बाई कार भी जा सकते हो आसानी से, ठीक है। म्यांमार एक्ट ईस्ट पॉलिसी कनेक्ट विद द इंडिया, यहाँ पे म्यांमार में पल्स, टिम्बर और मिनरल्स का ज़्यादा बिजनेस होता था, ठीक है। मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। श्रीलंका में तुम्हारा नाइबरिंग कनेक्टिविटी है समुद्र का। ट्रेड इन टी, ज़्यादा से ज़्यादा चाय यहाँ से जाता है, रबड़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। टूरिज़्म भी होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे रावण का लंका था, ठीक है। अब आते हैं मॉलडीव। मॉलडीव तो बहुत ज़्यादा जाता है सब घूमने के लिए, ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। कल्चरल टाइज, तो ये जितना भी कंट्री है, इन सब में क्या है ना, रिलीजियस कल्चरल इंडिया के साथ बहुत बॉन्डिंग है। जैसे कि मान लो नेपाल, नेपाल कुछ दिनों पहले तक तो हिंदू राष्ट्र था, जिसके वजह से वहाँ के साथ बहुत कनेक्टिविटी है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, जिसके वजह से इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स लोग हैं, तो उन लोगों का वहाँ कनेक्टिविटी है, ठीक है। श्रीलंका में भी बोल दिए तुमको, और तो बहुत सारा इंडियन श्रीलंका में भी है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में जो है ना, बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट किया गया है, जिसके वजह से कुछ बुद्धिस्ट लोग हो गए हैं। अदर बुद्धिस्ट लोग इंडिया में भी हैं, तो ये सब कारण है थोड़ा। भूटान में भी बुद्धिस्ट लोग हैं, ठीक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कंपैरिजन पढ़ेंगे इंडिया और चाइना के बारे में। टू एशियन जाइंट, यानी इंडिया का सबसे, इंडिया नहीं मतलब एशिया का सबसे बड़ा दो दिग्गज कंट्री है, जिन दोनों के बीच का कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो एक तो पूरी तरह से डेवलप्ड इकोनॉमी बन गया है, और एक अभी शुरू किया है, ठीक है। तो ओवरव्यू देखें तो कैपिटल इंडिया का क्या है? न्यू दिल्ली। और चाइना का क्या है? बीजिंग, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन 1.44 बिलियन, और चाइना का 1.43 बिलियन। इंडिया आगे निकल गया।
एरिया इंडिया से 3 गुना है इसके पास। देखो एरिया इसका कितना है, 3 गुना है, हड़प हड़प के बढ़ा लिया बेटा। ठीक है, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी देखो 3.94 ट्रिलियन है। इस इसका क्या है 17.79, मतलब 6 टाइम्स। अब देखो जीडीपी पीपी, यानी ट्रिपल पी का मतलब होता है परचेजिंग पावर कैपेसिटी। तो अभी चाइना जो है शायद सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड फर्स्ट या सेकंड होगा जो भी, और इंडिया जो है थर्ड पोजीशन है। देखो ये दोनों में कितना अंतर है, लगभग आधा से ज़्यादा। ठीक, अब जीडीपी का ग्रोथ इंडिया का देखो, अब देखो चाइना का ग्रोथ रेट क्या है 5.22%, इंडिया 7.6%। 7.6% से ग्रोथ कर रहा है, ये पीछे चल रहा है। 5.2 से ग्रोथ कर रहा है, ये आगे चल रहा है। देखो अब डाटा जो भी बता रहा है। पर कैपिटा जीडीपी $2,730, ये यूएस डॉलर है। ठीक है, और यहाँ का पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी कितना है $15,540, यानी सॉरी हाँ $12,540। ये जितना भी है मल्टीप्लाई बाई 97, कितना भी डॉलर का भाव 97 चल रहा है ना, जो भी है इसको 97 से मल्टीप्लाई कर दो तो इंडियन रुपीस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एक इंसान का परचेसिंग पावर कैपेसिटी के हिसाब से देखो तो पर कैपिटा कितना है $11,170, यहाँ पे 24,430। और ये जो है ना बच्चा, ये जो दिख रहा है ये पर मंथ नहीं है, ये पर एनम है, एक साल का। इन्फ्लेशन रेट देखो, इंडिया में बोलता है ना इन्फ्लेशन ही नहीं है, देखो कितना इन्फ्लेशन है 4.9। चाइना का इन्फ्लेशन देखो 0.2, महंगाई कितना कम है। अच्छा, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया है 3.2, ये कितना बड़ा का फॉल्सिंग है बताओ तो। इंडिया में 3.2% दिया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ 5.1% दिया चाइना में। मतलब चाइना में 5% से ज़्यादा लोग बेरोजगार है इंडिया से ज़्यादा। देख रहा क्या दिखा रहा है। लेकिन एसडीआई रैंकिंग पे देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 रैंक है, ये 75वां रैंक है। ये हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ। ठीक है, अब आ जाओ सेक्टर वाइज। ठीक है, तो सेक्टर वाइज अच्छा ऐसे यहाँ पे भी है। अच्छा, जीडीपी का ग्रोथ का कंपैरिजन देखो, 2015 में इंडिया का 2.1 था, ये था 11.1। फिर जाके 2020 में इंडिया 2.9 में पहुंचा, ये 14.7। ये सब जो है यूएसडी ट्रिलियन में है। देखो 2024 में कहाँ है 3.94, ये है 17.79। सोचो कितना का अंतर है। दिस इज द ग्रोथ ऑफ मोदी जी, दिस इज द ग्रोथ ऑफ श्री जिनपिंग। बड़ा श्री जिनपिंग है, श्री जिनपिंग। ठीक है, देखो ये ग्रोथ है। ठीक है, देखो यहाँ पे 5.7% का ग्रोथ है, इंडिया का ग्रोथ देखो 6.8% बोल रहा है। अब बताओ ये 6.8% का ग्रोथ में नीचे चल रहा है, ये 5.7% का ग्रोथ में ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये सिस्टम हैंग नहीं है, मोदी जी सिस्टम हैंग किए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब में देखो 2023-24 का डाटा यहाँ पे है। तो वैल्यू वाइज दिया है 437 यूएसडी बिलियन। ठीक है, जिसमें वो जीडीपी में कितना ग्रोथ में डाल रहा है 15.4%। ठीक है, और ये 3% का ग्रोथ रेट है, मतलब ये मान के चल रहा है इंडिया में 3% का ग्रोथ बढ़ रहा है। इंडस्ट्री 1232, ये 27.6% पार्टिसिपेट कराता है। मैन्युफैक्चरिंग में 827, यानी 19.9। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है अभी डेवलपमेंट इंडिया में चल रहा है वो है तुम्हारा सर्विस सेक्टर में, लेकिन इसमें ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम है। कंस्ट्रक्शन के लाइन में अभी शुरू ही हुआ है डेवलप होना, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत काम है।
तो इसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। टोटल इंडिया का जीडीपी इतना है, ये हो गया 100%, विच और ये जो वैल्यू दिया है उसका टोटल ऑन एन एवरेज मान के चल रहा है 7.6% के रेट से इंक्रीज करेगा। यही चाइना से कंपेयर करो तो एग्रीकल्चर में 1020 है। ये भारत हर चीज़ देखो यहाँ तुम इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में देखो 145 है 842, सर्विस 2800 6, ठीक है। अब इसका जो परसेंट, ये सब जो है इसका टोटल जो करोगे इसी टोटल के हिसाब से ना परसेंटेज आएगा। इसका परसेंटेज इसके टोटल के हिसाब से होगा, इसका परसेंटेज इसके टोटल के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे की पॉइंट है, इंडियाज एग्रीकल्चर शेयर डबल दैट ऑफ चाइना, ठीक। चाइना इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मच लार्जर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन। चाइना इज द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना जो है वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना हैज़ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया। इंडियाज इकोनॉमी इज मोर सर्विस ओरिएंटेड। चाइनाज इकोनॉमी 3.3 टाइम्स लार्जर देन इंडिया, इंडिया से इतना ज़्यादा है। इसके बाद आओ एक्सटर्नल सेक्टर में देखो तो एक्सपोर्ट के जोन पे भी जो है इंडिया काफ़ी पीछे एज़ कंपेयर चाइना। ये फिजिकल पोजीशन है देखो इंडिया का और चाइना का, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन है, मतलब रोड नेटवर्क का भी बात करो तो यहाँ 6.7 मिलियन किलोमीटर है, ये 5.2 किलोमीटर है, ठीक है। इंडिया मतलब रोड नेटवर्क में थोड़ा आगे जा रहा है, ये डाटा में है, रियल में पता नहीं हमको। हाईवे, हाईवे यहाँ पे ये देखो हाईवे नया अभी जो बना है बोल के 1,46,195 किलोमीटर दिख रहा है। रेलवेज का नेटवर्क 68,000 किलोमीटर है। इसका हाई स्पीड रेल चलता है, यानी इसका मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना बुलेट ट्रेन, उसके लिए 1,59,000 किलोमीटर है। पोर्ट इसमें 12 है, इसमें 30 से ज़्यादा है। एयरपोर्ट 157 है, यहाँ पे 257 है। पावर जनरेशन कैपेसिटी 442 गीगावाट, यहाँ पे 2910 गीगावाट। यहाँ पे 806 मिलियन इंटरनेट यूज़र, ये चाइना इसमें आगे है 1.10, ठीक। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो तो एसडीआई रैंकिंग 134, यहाँ 75। लाइफ का अनुमान, यहाँ पे इंडिया में अनुमान लगाया जाता है कि 67 से 68 साल के बीच में आदमी नॉर्मली मृत्यु हो जाता है। तो 67.7%, 67.7 ईयर्स का एज। और यहाँ चाइना का कॉन्सेप्ट देखो तो 78.6 चल रहा है। लिटरेसी यहाँ 77.7% है, यहाँ का लोगों की लिटरेसी 97.7 है। अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे 36.4 है, और चाइना में अर्बन पॉपुलेशन 66.2 है। यानी चाइना में धीरे धीरे क्या है, जो विलेज है यानी रूरल एरिया ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन पॉइंट है वही चाइना जैसे वर्ल्ड, देखो क्या बोला, चाइना इज अहेड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर कैपिटा इनकम, वाइल इंडिया शो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल विद द यंगर पॉपुलेशन। इंडिया का सबसे अच्छा बात है कि इंडिया का बड़ा से बड़ा जो आबादी वाला पार्ट है वो अभी डेमोग्राफिक जोन में है, यानी कि इंडिया का 34% से लेके 40% का आबादी ऐसा है जिसका एज 15 साल से लेके 29 साल के बीच में है। तो ये वो जनरेशन होता है जो सबसे ज़्यादा अर्न करके देता है। चाइना में अब क्या है ना कि मिडिल एज में का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसके कारण चाइना जो है आने वाला 15 मतलब जो बीता हुआ 10-15 साल 20 साल में जो ग्रोथ किया वो ग्रोथ इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास सेम पोटेंशियल अब है। इंडिया
पॉपुलेशन में भी सबसे आगे निकल गया। लेकिन प्रॉब्लम इस एक बात का है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो सब का सब लोग में सबसे बड़ा जो कमी है, सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है, वो ये है कि लॉयलनेस नहीं है, यानी ईमानदारी नहीं है। अगर ईमानदारी रहे तो सब चीज़ हो जाए। देखो, जंतर मंतर पे इतना बवाल हुआ, ये हुआ वो हुआ, एट लास्ट इस्तीफा हुआ। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि झारखंड में इतना दिन से मरने के लिए बैठा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है।